जुड़ते हैं जी। तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, मैगजीन्स आते हैं, हम उनसे धीरे धीरे उनको लगाव बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, और ये हमें समझना भी होगा क्योंकि शुरुआत से हमें अपना एक गोल तय करना होगा, क्योंकि जब गोल नहीं होता तो ये दिमाग का भटकना लाजमी है, आपका भटकना लाजमी है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर महीन जी ने कही है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको काम करना होगा, एक्शन करना होगा, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। लेकिन महेंद्र जी, सबसे बड़ा जो रोल होता है ऐसे में, क्योंकि जब टीनेज होती है उसमें कई सारे ख्याल आते हैं, हमें तो डॉक्टर बनना है, फिर ख्याल बदल जाता है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें हीरो बनना है, सिंगर बनना है, तो ये हॉबीज भी सामने निकलकर तभी आती हैं। लेकिन ऐसे में हमारा जो पेरेंटियल सपोर्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके घर का वातावरण कैसा है, क्या आपके माता पिता उस चीज को भाप पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा उस चीज को नहीं समझ पा रहा तो उस वक्त फर्ज माँ बाप का होता है। तो कितनी महत्वपूर्ण होती है भूमिका परिवार की। बिल्कुल, जैसा आपने बोला, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार के लिए। अगर जब तक बच्चे से उनकी फैमिली या पेरेंट्स ही उस चीज को खुल के बता सकते हैं, बेटा हम आपको क्या करवा सकते हैं जी। या उनको ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा अभी 12वीं कर रहा है, 12वीं के बाद अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए उसको टोटल कितने खर्चे होने वाले हैं और उस समय वो एफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बात होती है। उसके बाद भी उनके करियर को लेकर काफी असमंजस्य होती है। तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को भी इन चीजों को अपने बच्चों से शेयर करना चाहिए। बच्चे तो होते ही ऐसे कि उनको जिस दिशा में आप भेजना चाहोगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के अंदर इस चीज को डालने की कि बेटा आपको कहाँ जाना है। जैसे इंजीनियरिंग में जाना है तो ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मेंबर्स या पर्सन है उनसे मिलिए। पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसे सेमिनार्स में लेके जाएं जहां पर वो अपने करियर को लेकर फोकस कर पाए कि हाँ इतने में हम किस सिचुएशन में हैं, घर पे कैसा माहौल है, फैमिली को लेकर कैसा है। जैसा आपने बोला, पारिवारिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो परिवार से लेकर इस चीजों को बहुत फर्क पड़ता है जी। बिल्कुल, मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि परिवार हमारे जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए माँ बाप को भी ये समझना होगा कि किस तरह से उनके बच्चे को उन्हें उस जगह पर टीच करना है, उस जगह पर समझाना है जहां उसे वाकई जरूरत है सही और गलत तय करने की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिलेबस पर अगर मैं आऊं महेंद्र जी, सिलेबस क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, फिर चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर वो बैंकिंग का एग्जाम हो। आप क्या बताएंगे सिलेबस को लेकर जो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में, कैसे उसको डिवाइड किया जाए। जी 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 होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन होता है बच्चों में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं तो किसी कोचिंग नहीं जाते और वो पढ़ना चाहते क्योंकि एफर्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा जब अगर इस चीज को टारगेट करना चाहता है तो वो जिस एग्जाम के लिए फोकस करना चाहता है उसमें खुद की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, साथ में जो भी आपने किए हुए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, साथ सिलेबस को लेकर बैठना है आपको। सिलेबस आपके लिए जो कंफर्ट जोन में है, आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, किस एग्जाम में हिंदी का या इंग्लिश का ज्यादा वेटेज होता है, इन सब चीजों को समझते हुए इसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप लिमिटेड टाइम में करना है या ज्यादा टाइम को लेके करना है, क्योंकि मीडियम का भी इसमें कुछ फर्क पड़ता है। अब सिलेबस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिलेबस आप बैंकिंग के लिए करना चाहते हैं, एसएससी के लिए करना चाहते हैं। एसएससी में ग्रेजुएशन के लिए होता है, 12th क्लास के लिए होता है, 10th क्लास के लिए होता है, रेलवे में भी ऐसे अलग अलग सिलेबस होता है। तो जनरली हम लोग की आदत होती है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सपोज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम कभी कभी होते हैं कि मार्केट से बुक्स लेके आ गए रेलवे की और रेलवे की बुक पढ़ना चालू कर देते हैं। तो ये पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमको क्या पढ़ना है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। और एग्जाम के ड्यूरेशन में हम वो चीजें करते हैं कि कई बार होता है जो हमको नहीं पढ़ना है वो चीज को फोकस करते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, सिलेबस का या क्वेश्चन पेपर को लेके साथ में बैठना चाहिए, अनसॉल्व पेपर को। तो हमको उस चीज का सोर्स पता चलता है कि ये सोर्स मतलब ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ये किस सेक्टर से आए हुए हैं, तो वो सेक्टर सिलेबस में है तो सिलेबस में कितना एरिया को कवर करता है उसको कवर करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी भी है कि आपको पहले ये समझ में आ जाए कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से तैयारी करनी है, तो आपके लिए जो परीक्षा है वो आसान हो जाती है। लेकिन महेंद्र जी, जो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत टफ है, नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको अटेम्प्ट करना एक बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। जी 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 इसके लिए तो मेरा एक पर्सनल बोलना होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करके जानी होती है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को बनाओ, जनरली बोला जाता है, लेकिन अभी बहुत सारे ऑनलाइन पैटर्न पे हो गए, बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन पैटर्न पे हो गए, जैसे बैंकिंग के एग्जाम।
तो वहां पर आप स्किप करते जाएंगे, फिर वापस उसी क्वेश्चन पे आपको आना है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो जैसे जनरली होता है कि हम लोग बैंकिंग का पैटर्न और एसएससी का पैटर्न में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो जाता है कि बैंकिंग के पैटर्न में सेक्शनल पास होना होता है आपको, जो प्री में अभी का प्री का पैटर्न है, और एसएससी में अभी ओवरऑल कट ऑफ को लेके होता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो जो भी सब्जेक्ट वीक है, आप पहले सेशनल कट ऑफ को क्वालिफाई कीजिए कि सेशनल कट ऑफ में एक एग्जांपल से 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें आपका 20 मार्क्स कट ऑफ आ रहे हैं, सेशनल कट ऑफ आ रहे हैं, तो आप पहले 20 पे ही फोकस कीजिए। 20 वो बनाइए जो आपसे बनते हैं जी। उसके बाद आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्कोर उन सब्जेक्ट पे कीजिए जो आपसे अच्छे से बनते हैं। तो ज्यादा उन सब्जेक्ट्स पे टाइम बर्बाद न करें जो सब्जेक्ट आपसे बनते नहीं हैं, आपने प्रैक्टिस किया था तो आपको पता है आपसे नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन को ज्यादा स्पीडली पढ़ने की कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। और ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं जी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होते हैं और आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने के चक्कर में कभी बार तुक्का अगर लगा दिए तो आपको नुकसान है। तो वो नुकसान है और यही जो सबसे ज्यादा चूक है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में वो स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन जो ये भी उनके लिए समस्या होती है कि कौन सा सवाल पहले हम करें, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से आते हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि शुरुआत कैसे की जाए? मैं बिल्कुल, जो आपसे जो पहले बनता है, आपने जिसको पढ़ा है कभी, आपको जब लगता है कि श्योर है हम ये चीज हमसे बन रहा है, आप उसको टिक किया। क्योंकि ऑप्शनल होते हैं, आपको 4 में से एक आंसर देना होता है, 5 में से एक आंसर देना होता है। आपका जो सही है आपने उस पर टिक किया और आगे बढ़े, आपने उस पर टिक किया और आगे बढ़े। आपको जो उसमें लगता है कि 1 से 2 में डाउट लग रहा है, आप उसको ऑप्शन में रखिए कि हम फ्यूचर में इसको सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन जहां पर आपको लगता है 2 या 3, उन पे प्लीज हाथ मत लगाइए, क्योंकि फिर वो आपको नेगेटिव मार्किंग मतलब ऐसा है कि 4 में से 1 सही है बाकी 3 गलत है, तो आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए उन क्वेश्चन से बचिए या गलत आंसर टिक करने से बचिए। तो डेफिनेटली ऐसा ही कीजिए, जो आपसे बन रहे हैं उन पे फोकस कीजिए जी, जो आपसे बन रहे हैं, जिनके लिए आप कंफर्ट हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आता है। आप अगर श्योर है कि आपको इसका सवाल आता है तो उसे अटेम्प्ट करें, और जिसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है उन्हें बात के लिए छोड़ दें, क्योंकि आपका एक भी गलत जवाब आपके लिए नुकसान आपको पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी बात, पढ़ने का जो शेड्यूल है उसे बनाना बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि किसी का स्टैमिना अलग होता है, कोई 3 घंटे पढ़ सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ सकता है। तो किन किन चीजों को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने बोला कि कई सारे बच्चों का स्टेमिना अलग होता है पढ़ने का, तो जनरली हम कई बड़ों से पूछते हैं तो बोल देते हैं बेटा 6 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो। बिल्कुल स्टडी गलत होती है। डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप किस सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा आपको फोकस करना है। तो सबसे आप जैसे अपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पेपर की, आपको लगता है कि ये सेक्शन हमारा वीक है, कम बनता है। आप आर्ट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, साइंस से करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स हैं, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जर्नलिस्ट है, एसएससी की एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होता है हमको उन सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट हमारे नहीं बन रहे हैं, और जो सब्जेक्ट बन रहे हैं उस पर तो फोकस करना ही है। तो हमको टाइम को ऐसा शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपसे कम बन रहा है उसको ब्रॉडली थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए। उन सब्जेक्ट्स को अच्छे नोट्स आप कहीं से भी जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस पे डिपेंड हो वैसे नोट्स को स्टडी करें, फिर उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जो क्वेश्चन आपसे पहले से बन रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका ठीक है, जो सब्जेक्ट ठीक है उस सब्जेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है तो उन क्वेश्चंस पे हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन टेस्ट आपको प्रॉपरली देना होगा, अपने आपको चेक करते रहना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने होंगे आपको उन सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं। तो आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि आपको टाइम को अपने हिसाब से डिवाइड कीजिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपने टाइम डिक्लेयर कर दिया कि मुझे 3 दिन में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन चैप्टर पूरे कंप्लीट पढ़ने हैं। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ 3 दिन में, तो हम उस 3 दिन को जो 3 दिन में जो कंप्लीट किया चैप्टर उसको पहले टेस्ट देंगे, हम उसमें 100% देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। फ्यूचर में हमको फिर वापस नहीं आना पड़े। और जैसे हमने प्रिपरेशन कर लिया, आज हमने जो सिलेबस को तैयार किया, हमने उस पर टेस्ट दिया, कल हम नया टॉपिक पढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम उसको रिवाइज नहीं करते, हम भूल जाते हैं। जब भी स्किप करते हैं कोई नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक तो फिर भूल जाते हैं। तो ये स्टडी में रखना चाहिए कि जितना आप आज पढ़े हैं, कल पढ़ने से पहले उसको आज रिवाइज कीजिए। तो ये आपके टाइम शेड्यूल में बढ़ते जाएगा। आप 2 घंटे, आधे घंटे, जैसा भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप फोकस करते हैं, टाइम देते हैं, आप अपने हिसाब से देखें। बिल्कुल महेंद्र जी। और अगर मैं आपसे मतलब अगर जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको कौन सा आप सजेशन देंगे स्टूडेंट्स को कि उन्हें कौन सी ऐसी बुक हैं जो प्रेफर करनी चाहिए? जी 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 बिल्कुल।
मैम डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स आ गए हैं, बहुत सारे कोचिंग्स आ गए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस आ गए हैं, जिनमें किसी एक का सिर्फ नाम लेना थोड़ा सा मेरे शायद मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि बैंकिंग फील्ड से लेंगे तो बैंकिंग का सिलेबस से पूरी अलग होते हैं। एसएससी के लिए अगर फोकस करते हैं तो एसएससी में एक जस्ट ऐसा है कि हम लोग अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हम आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की। तो आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप पासिंग मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं जी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक्स हो गए ऐसे ही। लेकिन पूरा का पूरा आप ओरली ऑल सब्जेक्ट को ऐसे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस को निकाल के अपना नोट्स बना लीजिए, किसी का नोट्स अवेलेबल हो आप उसको देख लीजिए। और क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो अनसॉल्व पेपर है उनके जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को कहाँ पर आप आते हैं, तो वैसे सिलेबस को पढ़ें। क्योंकि ओरली होता है क्या है, हम ये स्टडी करते हैं एसएससी के, बट हम यूपीएससी आईएएस के प्रिपरेशन के नहीं कर रहे हैं, तो हमको ओरली किसी बड़े बुक्स पे नहीं जानी होती है। हमें एक स्टैंडर्ड बुक को ले लिया कोई किसी इंस्टीट्यूट को जो पैटर्न आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस हमको ये करना होता है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जी। बिल्कुल महेंद्र जी। और एक बात और करना चाहूंगा कि जी। आजकल कोई भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज के जी हाँ, तो बोलना चाहूंगा कि जी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन आपको नेट पे अवेलेबल हैं, बैंकिंग पोर्टल्स हैं, एसएससी पोर्टल्स हैं। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वहां पर एक पूरे स्ट्रेटजी प्लानिंग और बुक्स के नाम सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। तो अगर आप एसएससी के लिए करते हैं तो एसएससी के लिए अलग से है, बैंकिंग के लिए है तो बैंकिंग के लिए अलग है। तो आप उन पोर्टल्स पे जाइए, वहां से डेली अपडेट्स निकालिए, वहां पे अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल सकते हैं आपको, तो उस पर फोकस कीजिए और किसी न किसी एक क्वेश्चन पेपर को डेली आप प्रैक्टिस में डालिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें महेंद्र जी ने हमें बताई हैं। वो लगातार यही बता रहे हैं किस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। और अजय, चलिए इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। अजय, स्वागत है, सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो अजय, आवाज मिल रही है आपके, सवाल पूछिए। जी जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी 3 बार एसएससी एग्जाम दिया हूँ, बट इसमें मुझे कुछ भी सिलेक्शन में कुछ ही नहीं हो पाया। मैं किस टाइप की प्रिपरेशन करूँ, आप थोड़ा बता देंगे क्या? जी 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 सर, बिल्कुल। आप सबसे पहले सब देख लीजिए कि आप एसएससी का जो प्री होता है, शायद आपने सीजीएल ही दिया होगा। हाँ, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे होंगे आप? जी 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 हाँ, तो आप हाँ तो उस पर आप सबसे पहले काम कीजिए कि उसका जो प्री का पैटर्न होता है, प्री क्योंकि जनरली होता है कि इंग्लिश और मैथ्स हमको प्री के साथ साथ वो मेंस में भी मिलता है। तो आप मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे सब्जेक्ट बनाइए, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की जो जीए का एक टॉपिक होता है, उस पर सब्जेक्ट होता है पूरा, उस पर वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग आप बना सकते हैं, साथ में आप जीए और इंग्लिश पे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा देखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिल रहा है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा बना सकते हैं, आपको किसमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि कट ऑफ आप क्वालिफाई कर रहे होंगे, कई सारे बना रहे होंगे, लेकिन आपका कोई एक सेक्शन छूट रहा होगा या मिनिमम स्कोर कर रहे होंगे, तो आपको कट ऑफ भी लाना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लगातार 3 सालों से कर रहे हैं, मतलब एक बार इस बार ठान लीजिए इस बार मुझे 3 महीने भी देने हैं अगर, तो उस 3 महीने में मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं और उन टेस्ट पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को मुझे छोड़ने नहीं, उन सबके सॉल्यूशंस देखने कहाँ हैं। क्योंकि हम टेस्ट जनरली देते हैं, हमारा रिजल्ट आया, हमने जो भी टेस्ट दिया उसका रिजल्ट आया, हम भूल जाते हैं, दूसरे टेस्ट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप जो टेस्ट दिए उस टेस्ट का सॉल्यूशन देखिए और उसी टेस्ट को फिर से रिपीट कीजिए। हम लोग का कहना होता है कि आप 10 बुक ना पढ़े किसी एक सब्जेक्ट की, मैथ्स की कोई 10 बुक ना पढ़े, लेकिन एक बुक को आप 10 बार जरूर पढ़े। ऐसा करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और बिल्कुल, आप 10 बुक ना पढ़े लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़े, बहुत ही अच्छी जो टिप है ये दी है और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बेसिक है एग्जाम के लिए वो पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। शुक्रिया आपका महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी तमाम जो बातें आपने बताई हैं हमारे दर्शकों को उम्मीद करते हैं कि उनसे बहुत मदद मिलेगी। एक बार फिर से शुक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी। हाँ, पहला दमदार,
दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है? आपने भी मतलब बेटा, ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक। लेकिन तीनों के रगों में